साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट कराया गया है उसमें से जो टेस्ट नंबर 2 है उसको यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर संबंधित प्रश्न है। इसके 75 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे के जो 75 क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ ही एमपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवाने अर्ज था। तो दीवाने अर्ज क्या था? ये सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था। देखिए, सल्तनत काल में दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, जिसे रावत ए अर्ज भी कहा जाता था। इसका प्रमुख आरजे मुबालिक होता था और मुगल काल में यही दीवाने अर्ज मीर बख्शी कहलाता था। सर्वप्रथम बलबन ने इस पद का सृजन किया और अहमद अयाज को दिल्ली सल्तनत का पहला दीवाने अर्ज बनाया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 77, फिरोज तुगलक ने किन दो नदियों पर उलुग खानी नहर तथा रजवाही नहर का निर्माण कराया? तो क्रमशः उलुग खानी नहर का निर्माण सतलज पर और रजवाही नहर का निर्माण यमुना नदी पर करवाया था फिरोज तुगलक ने। ये दोनों नहर करनाल में एक दूसरे से मिलती थी और इससे हिसार नगर को पानी की आपूर्ति की जाती थी। अगला है, व्यवसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? तो ये था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों में बदल दिया और इसी ने सर्वप्रथम रोजगार विभाग की भी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर सर्वाधिक समय तक किस शासक का शासन रहा है? देखिए, ये 1206 से लेकर के 1226 होना चाहिए, 1526 नहीं, 1226 ईस्वी तक। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? बहलोल लोधी का। देखिए, 1206 से लेकर के, ये काल बता रहे हैं, 1206 से लेकर 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहता है। इस पर दिल्ली पर कुल 5 वंशों, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश का शासन रहा। इसमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश का शासन था 94 वर्ष तक, जबकि सबसे कम शासनकाल था खिलजी वंश का 30 वर्ष तक। शासकों में बहलोल लोधी 38 वर्ष तक शासन किया। यहां पर यह सही लिखा हुआ है जो ऊपर है। शासकों में बहलोल लोधी 38 वर्षों तक इसमें सर्वाधिक शासन किया। इसके बाद दूसरे नंबर पे फिरोज तुगलक का कार्यकाल आता है जो कि 37 वर्षों तक शासन करता है। आगे चलते हैं। मराठा साम्राज्य में कुलकर्णी संबंधित थे किससे? तो ये भूमि की माप एवं लेखा जोखा रखने से संबंधित थे। मराठा साम्राज्य में ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व वसूली में पाटिल अर्थात पटेल एवं कुलकर्णी की भूमिका अहम थी। पटेल का कार्य भू राजस्व की वसूली था, जबकि कुलकर्णी भूमि की माप एवं लेखा जोखा से संबंधित थे। आगे चलते हैं। सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत लगने वाले कर एवं उसके उद्देश्यों को सुमिलित कीजिए। देखिए, उस्र नामक जो कर था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, अर्थात 4 से मिला दीजिए। खराज क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, 3 से मिला दीजिए इसको। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था, ये 2 से मिला दीजिए। जजिया ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, 1 मिला दीजिए। जकात जो होता था ये संपत्ति का 40वां भाग होता था। इस प्रकार से 4 3 2 1 4 3 2 1 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मूर्तियों के संबंध में नीचे दिए हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी के उपयोग को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियां की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां अधिक संख्या में है, गलत है। कांसे की मूर्तियां अधिक संख्या में है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, यह अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा के स्थलों से मिली है, सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मूर्तिकला की अमरावली शैली का विकास निम्नलिखित में से किन शासकों के संरक्षण में हुआ था? तो यह सातवाहन वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ था और कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन यानी 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। यह शैली भी स्वदेशी रूप से विकसित हुई और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। इस पर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव था। इस शैली की मूर्तियां सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त जो कुषाण वंश था या कुषाण शासकों ने या इनके संरक्षण में मूर्तिकला की गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ था। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध की करुण मुद्रा संकेत करती किससे? बुराई से बचने का। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है, जबकि दया भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति यह भगवान बुद्ध की वरदा मुद्रा संकेत करती है। और अभिवादन, भक्ति और आराधना ये आपका भगवान
बुद्ध की अंजलि मुद्रा से संबंधित है और निर्भयता की ओर भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा से संबंधित है। आगे चलते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे निर्मित की गई हैं? तो ये बघोरा नदी के किनारे निर्मित की गई हैं। वह अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट बघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर एक श्रृंखला के रूप में बनाई गई हैं। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को बिहारों के रूप में तथा 4 को चैत्य के रूप में प्रयोग किया गया है। मंदिर वास्तुकला की उड़ीसा शैली में निम्नलिखित में से किसे जगमोहन नाम से जाना जाता है? तो मंडप को। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के अंतर्गत 3 उप शैलियां उभरी, जिनमें उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली एवं सोलंकी शैली शामिल है। कलिंग साम्राज्य में विकसित मंदिर वास्तुकला की उड़ीसा शैली में मंडप को जगमोहन नाम से जाना जाता था। इस शैली का मुख्य मंदिर वर्गाकार होता था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर इसके उदाहरणों के तहत आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का एक अद्वितीय विशेषता रही है? तो इनमें जलाशय का होना। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का जगदल विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र था? वज्रयान का। तो देखिए, प्राचीन भारत में बंगाल में स्थित जगदल विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र था। संभवतः पाल वंश के राजा रामपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो यह है आपका रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर जो कि जुलाई 2021 में शामिल किया गया है और तेलंगाना के वारंगल के निकट मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रमप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको शामिल किया गया। यह मंदिर के जो देवता हैं वो है रामलिंगेश्वर स्वामी और इसका निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में या भारत के ज्योतिर्लिंगों में उनकी अवस्थित को सम्मिलित कीजिए। ज्योतिर्लिंग और अवस्थित, तो बैद्यनाथ मंदिर ये कहां पर है? झारखंड के देवघर में, 3 से मिला दीजिए। मल्लिकार्जुन स्वामी आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम से, 1 से मिला दीजिए। ग्रीनेश्वर महाराष्ट्र के और एलोरा के निकट औरंगाबाद में, 4 से मिला दीजिए। भीमशंकर पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में, 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 3142 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भारत में विभिन्न स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं अवध वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं? तो रूमी दरवाजा, बड़ा दरवाजा, रूमी दरवाजा, बड़ा इमामवाड़ा, छोटा इमामवाड़ा। जबकि जो 25 आंगन है ये जो है आपका ये फतेहपुर सीकरी में है, जहां अकबर शतरंज खेला करता था। देखिए, अवध वास्तुकला मुख्य रूप से लखनऊ केंद्रित है। इसे 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान अवध के नवाबों द्वारा बनाया गया था। इसके अंतर्गत धार्मिक साथ ही धर्मनिरपेक्ष रचनाओं का भी निर्माण हुआ है। बड़ा इमामवाड़ा लखनऊ में, छोटा इमामवाड़ा ये भी लखनऊ में, रूमी दरवाजा, तुर्की गेट लखनऊ में है। ये सभी संरचनाएं अवध वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर पहला छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा अर्थात बी ऑप्शन यहां पे सही है। आगे चलते हैं। अतश बहरम या बहराम निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़े मंदिर हैं? तो ये पारसी धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं। अतश बहरम जिसका अर्थ है विजय की अग्नि, और यह पारसी विचारधारा से जुड़ा हुआ अग्नि मंदिर है। भारत में 8 अतश बहरम है जो गुजरात में, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां देखें सूर्य मंदिर और उनकी अवस्थिति के बारे में। तो देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात में है, 4 से मिला दीजिए। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में, 1 से मिला दीजिए। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर ये बिहार में है, बिहार के गया में, 2 से मिला दीजिए। सूर्य नारायण स्वामी मंदिर ये आपका कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अमरावली में, 3 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा 4123, 4123 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस शैली से निर्मित है? तो ये नव रोमन शैली से निर्मित है। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन सर्वोच्च न्यायालय तथा भारतीय संसद नव रोमन शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नई दिल्ली की वास्तुकलाएं इसी शैली में बनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय वास्तुकला का गांधी कहा जाता है? तो लॉरी बेकर को कहा जाता है। इन्हें भारतीय वास्तुकला का गांधी था, गरीबों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वे केरल में सामूहिक आवास अवधारणा के लिए उत्तरदायी थे। उनकी स्थापत्य वास्तुकला में कई सारी विशेषताएं, जैसे कि स्थानीय सामग्री का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल भवनों का निर्माण करना, पूरक स्लैब निर्माण की अवधारणा ताकि इस्पात तथा सीमेंट की खपत को कम किया जा सके। तीसरा, हवा के आवागमन तथा गर्मी संबंधी आरामदायक व्यवस्था पर बल देना। आगे चलते हैं। चित्तानवासल गुफा की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक चित्रकारी शैली का प्रवर्तक माना जाता है? तो राजा रवि वर्मा को माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो मजहर अली खान थे और गुलाम अली खान, ये
कंपनी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जबकि नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल की चित्रकला शैली से संबंधित थे। आगे चलते हैं, भारत की प्रसिद्ध कढ़ाई तथा उससे संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, फुलकरी आपका पंजाब में, सही है। कसूती केरल में नहीं बल्कि ये कर्नाटक में है। सुजानी जम्मू कश्मीर में, जरदोजी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो सूचियां हैं, लोक चित्रकला और राज्य। देखिए, पट्टचित्र चित्रकला ये कहाँ का है, उड़ीसा का है, 2 से मिला दीजिए। पटुआ कला ये बंगाल का है, 1 से मिला दीजिए। पैटकार चित्रकारी ये झारखंड का है, 4 से मिला दीजिए। कलमकारी चित्रकला ये जो है आपका आंध्र प्रदेश के श्रीकल्लाहस्ती और मछलीपट्टनम में है, तो 3 से मिला दीजिए। 2143 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। फिर यहां पे 2 सूचियां दी गई हैं। एक तरफ नाम है साड़ियों के, पारंपरिक प्रांतीय साड़ियां और किस राज्य से संबंधित उनको सम्मिलित करना है। पंचमपल्ली साड़ी जो है ये आपकी कहां की है, आंध्र प्रदेश की, तो 4 से मिला दीजिए। बोमकई ये उड़ीसा की है, 3 से मिला दीजिए। कोशा ये छत्तीसगढ़ की है, एक प्रकार की रेशमी साड़ी है, 1 से मिला दीजिए। नौवारी ये आपकी महाराष्ट्र की है, 9 गज की साड़ी होती है ये, ठीक है, 2 से मिला दीजिए। तो 4312 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए विख्यात है, तो यह है केरल। देखिए, हाथी दांत पर नक्काशी के पारंपरिक केंद्र में दिल्ली, जयपुर और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का यह शामिल है। केरल में हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए विख्यात है, जबकि जोधपुर जो है हाथी दांत की बनी चूड़ियों के लिए विख्यात है और जयपुर हाथी दांत की जाली के काम के लिए विख्यात है। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 1983 में यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम भारत के किन सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया गया था। यह शामिल 1983 में जो है 4 स्थलों को शामिल किया गया था भारत के। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अर्थात डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है, तो पुरंदर दास को, जो कि 1484 से लेकर 1564 तक रहते हैं। इनको व्यापक रूप से कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। आगे चलते हैं। एक तरफ लोक संगीत दिया गया, दूसरे उससे संबंधित राज्य, तो हमें इन्हें सम्मिलित करना है। तो देखिए, खोंगजम ये मणिपुर का है, 2 से मिलाइए। पोवाड़ा महाराष्ट्र का है, 1 से मिलाइए। पनिहारी राजस्थान का है, 4 से मिला दीजिए। वनावन जम्मू कश्मीर का है, इसको 3 से मिला दीजिए। तो 2143 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो भारतनाट्यम को। किसको, भारतनाट्यम को, जो कि तमिलनाडु का है। और तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के भी नाम से जाना जाता है, जबकि मोहिनी अट्टम आपका केरल का है, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथकली केरल का है। आगे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित लोक नाट्य कला एवं उनसे संबंधित राज्यों या क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। रासलीला ये गुजरात का है, रामलीला उत्तर प्रदेश का है, परंतु रासलीला गुजरात का है, तो 3 से मिला दीजिए इसको। भूत आराधना तटीय कर्नाटक में, 1 से मिला दीजिए। 10 कठिया जो है ये आपका उड़ीसा का है, 4 से मिलाइए। भवई राजस्थान का, 2 से मिला दीजिए। 3142 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नाट्य कला का वर्णन संगम साहित्य में किया गया है, तो थेय्यम का वर्णन किया गया है। देखिए, थेय्यम, यक्षगान, बुर्रा कथा और करुवंजी सभी दक्षिण भारतीय नाट्य कलाएं। इनमें से थेय्यम नाट्य का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। थेय्यम नाट्य की प्रस्तुति केरल में की जाती है। सामान्यतः इसमें वैष्णववाद, शक्तिवाद और शैववाद के प्रसंग आते हैं। यक्षगान जो है यह आपका कर्नाटक तथा केरल के कुछ भागों में होता है। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किन मार्शल आर्ट को 2021 में भारत में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया, तो 4 मार्शल आर्ट को शामिल किया गया था। कलरीपट्टू, मलखम, गटका और थांगटा को। कट्टू वरसाई को नहीं शामिल किया गया था। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कलरीपट्टू केरल का है, मलखम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का, गटका पंजाब का और थंगटा मणिपुर का, जबकि कट्टू वरसाई ये जो है तमिलनाडु का है। आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत की निम्नलिखित में से किन अमूर्त विरासतों को शामिल किया गया है, तो देखिए इसमें आपका कुंभ मेला, संकीर्तन, कोलकाता की दुर्गा पूजा, रासलीला नहीं बल्कि रामलीला, रासलीला गुजरात में होता है, उत्तर प्रदेश की रामलीला इसमें शामिल है। तो यहां पर तीसरा हटा दीजिए। तो पहला
पहला, दूसरा, चौथा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म ग्रंथ षट खंडागम को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो शौर सैनी भाषा में। ये प्राकृत भाषा का ही प्राकृत भाषा समूह में सम्मिलित है ये। और ये षट खंडागम दिगंबर जैन संप्रदाय का सर्वोच्च एवं सबसे प्राचीन पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसके लेखक आचार्य पुष्पदत्त और आचार्य भूतबली हैं। आगे चलते हैं। सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो तेलुगु को किया गया था। किसको किया गया था? तमिल को किया गया था 2004 में। तमिल को सबसे पहले किया गया था। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। फिर 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ दोनों को एक साथ, फिर 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को। भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि का संबंध किससे है? तो बीजगणित, अंकगणित, ग्रहों की गणित इनसे संबंधित है, परंतु रेखा गणित से संबंधित नहीं है। तो 2, 3, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी के अग्रणी गणितज्ञों में से एक थे। उनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि को 4 खंडों में बांटा गया। लीलावती अंकगणित से संबंधित, बीजगणित से संबंधित, गोलाध्याय गोलक के बारे में, और ग्रह गणित ग्रहों के बारे में। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ का संबंध जहाज निर्माण से है? तो युक्ति कल्पतरु का है। और इसका संबंध प्राचीन काल में उपयोग की जाने विभिन्न तकनीकों से। इस पुस्तक में जहाजों के प्रकार, उनके आकार तथा निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां हैं, एक तरफ त्योहार और राज्य, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। लोसार महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है, 3 से मिला दीजिए, और मुख्य रूप से मोनापा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। बंगाला त्योहार ये आपके मेघालय के गारो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, तो 4 से मिला दीजिए। सागा दावा ये सिक्किम में बौद्ध समुदाय एवं तिब्बती समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो 1 से मिलाइए। कांग चिंगवा ये मणिपुर में हिंदू समुदाय द्वारा मनाई जाने वाली रथ यात्रा है। आगे तो यह आपका होगा 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधि वेता थे? तो विज्ञानेश्वर थे। इनके द्वारा रचित मिताक्षरा या गिवल्क स्मृति पर एक टीका है। इसे कानून की या हिंदू विधि पुस्तक भी माना जाता है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से 2 मान्यताओं को माना जाता है। पहला दायभाग मत, जो बंगाल और असम में लागू है। दूसरा है मिताक्षरा, जो शेष भारत में मान्य है। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है बहादुर शाह द्वितीय ने कराया था, जिस जफर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण इन्होंने 1842 में करवाया था। यह लाल किले के पूर्वी दीवार पर स्थित है, जो मोती मस्जिद के उत्तर में स्थित है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित एक चौतरफा मंडल के रूप में है। आगे चलते हैं। सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता था, सही है। दूसरा, सूफियों के धर्मसंघ जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे उसे बेशारा नहीं बल्कि बाशरा, और जो इस्लामी सिद्धांत से बधे नहीं थे उन्हें बाशरा नहीं बल्कि बेसरा, तो ये उल्टा लिखा हुआ, तो दूसरा गलत हो गया। सूफी जिन आश्रमों में रहते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था, सही है। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था, ये भी सही है। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर उज्जैन निवासी जदरूप गोसाई से भेंट की थी? तो जहांगीर ने अपने शासन के 11वें वर्ष अर्थात 1616 में उज्जैन निवासी जदरूप गोसाई से मिला। अगले 3 सालों में जहांगीर ने उनसे 7 बार मुलाकात की थी। बाद में जदरूप मथुरा चले गए और वहां भी जहांगीर उनसे 2 बार मिलने गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक द्वारा खगोलकी को प्रोत्साहन दिया गया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई गई? तो ताज-उद-दीन फिरोज ने इसकी स्थापना कराई थी। देखिए, ताज-उद-दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की। फिरोज द्वारा खगोलकी को प्रोत्साहन दिया गया और उसने दौलताबाद के समीप एक वेधशाला बनवाई। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि 1347 में हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन हसन द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी तथा मराठी को राजभाषा बनाया था। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ प्रांतपति है और दूसरी तरफ उनके विशेष नाम। तो देखिए, दौलताबाद का तरफदार इसे मसनद ए आली कहा जाता था, 3 मिला दीजिए। बरार का तरफदार
इसे मजलिस आली 1 से मिला दीजिए। बीदर का तरफदार आजमे हुमायूं 4 से मिलाइए। गुलबर्गा का तरफदार मलिक नायब 2 से मिला दीजिए। तो 3-1-4-2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों या 4 प्रांत को यहाँ पे तरफ कहा जाता था, तरफ, ठीक है। तो 4 प्रांतों या 4 तरफों में बांटा गया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, 21 नंबर क्वेश्चन। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो इब्राहिम शाह के द्वारा, इब्राहिम शाह के द्वारा। देखिए जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर अर्थात ख्वाजा जहान के द्वारा की गई थी। 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो इन्होंने जो है सर्वप्रथम देवल को जीता था। किसको? देवल को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल, जो कि वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के पास स्थित है, पर आक्रमण किया। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। 712 ईस्वी में यह अटैक होता है। इसके पश्चात कासिम ने निरून, शहबन, रावर, ब्रह्मनाबाद, अरोरा और मुल्तान का अभियान किया। आगे चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क या मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। सुबुक्तगीन प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बना और उसने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर 27 बार आक्रमण किया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को माना जाता है। देखिए मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन उसके 3 गुलामों ने संभाला, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ममलूक वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक एवं उसके पुत्र आराम शाह ने लाहौर से शासन का संचालन किया तथा लाहौर ही उनकी राजधानी रही। चूंकि इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, अतः इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी? तो शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी ने की थी, जिसे फारसी भाषा का महाभारत भी कहा जाता है। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा कि उतबी जो था ये महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था, जिसने गजनवी के समस्त आक्रमणों को जिहाद बताया है। आगे चलते हैं। बाबर का मकबरा भारत में स्थित ना होकर कहां पर स्थित है? तो ये काबुल में स्थित है। कहां पर? काबुल में स्थित है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, जहांगीर का मकबरा कहां पे है? लाहौर में सहदरा में बनाया गया है, जो उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासकों को भारत में ही दफनाया गया है। 56 कोट दुर्ग का निर्माण निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन वंश ने करवाया था? तो तुगलक वंश ने कराया था। सल्तनत कालीन तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस कृत से मिलती है? तो तारीख फिरोज शाही से मिलती है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृत तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की पुस्तक है, जबकि रेहला इब्न बतूता एवं फुतुहुस लातीन इशामी की कृति है। आगे चलते हैं। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, जबकि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था, जो गुलाम वंश का सल्तनत कालीन शासक था। आगे चलते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा इक्ता प्रणाली को दोबारा शुरू किया गया था? तो इक्ता प्रणाली को जो है फिरोज तुगलक ने दोबारा से प्रारंभ किया था। इक्ता प्रथा 1226 ईस्वी में गुलाब वंश के संस्थापक इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। इसका अर्थ था कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इस प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया तथा फिर से कर्मचारियों को वेतन के रूप में नगद भुगतान देना शुरू किया। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक के द्वारा की गई। आगे चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल में भूमि की नाप जोखा करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? तो इसे मशाहत व्यवस्था कहते थे। मशाहत
व्यवस्था कहलाती थी। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की, जबकि सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई व्यवस्था कहा गया। और जब्ती प्रणाली जो थी, जब्ती प्रणाली राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल से प्रचलित थी। आगे चलते हैं। तबकाते नासिरी, जिसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। के लेखक कौन रहे? तो तबकाते नासिरी के राइटर रहे हैं, ये हैं आपके मिनहाजुस सिराज। ये 13वीं सदी के ममलूक सल्तनत के फारसी इतिहासकार थे। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग एवं उनके नाम को देखिए। दीवाने रिसालत ये विदेश विभाग से संबंधित थे, 3 से मिलाइए। दीवाने कोही कृषि विभाग, 4 से मिला दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग है, 1 से मिला दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3412 अर्थात बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेर शाह के समय लगान नगद या अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी, बिल्कुल सही, किंतु प्राथमिकता अनाज अदायगी को दी जाती थी। नहीं, प्राथमिकता जो है नगद रूप में देने की प्राथमिकता जो है इस पर दी जाती थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकालकर उत्पादन का 1/4 भाग नहीं बल्कि 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। केवल आपका जो मुल्तान था यहां पर ही 1/4 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। आगे चलते हैं। तो इसमें आपका दोनों कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो इसने आगरा में। कहां बनाई थी? आगरा में बनाई थी। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो शेर शाह सूरी या शेर खां भारत में सूर्यवंश का संस्थापक था। इसने कन्नौज के बिलग्राम में युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 में शेर शाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो जाता है। इस प्रकार इसने 1540 में उत्तर भारत में सूर्यवंश की स्थापना की तथा आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बिहार के रोहतास में उसने रोहतास गढ़ का भी किला बनवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। तो देखिए, मुगल कालीन ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कोई भी किसान अपनी जमीन का अधिकतम 12.5% भाग बगैर कृषि के रख सकता है या छोड़ सकता है, और इतने भाग पर सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगी, क्या कहलाती थी? ये आपका नाबूद प्रथा कहलाती थी। ये आपकी अकबर के द्वारा लागू की गई थी। आगे चलते हैं। तारीखे रशीदी के रचनाकार कौन रहे हैं? तो बाबर का चचेरा भाई मिर्जा मोहम्मद हैदर, या फारसी भाषा में लिखा गया और इसमें बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को एल फिंस्टन ने एशिया में लिखी गई एकमात्र इतिहास की पुस्तक पुकारा है? तो किसे? तुझके बाबरी को, जो कि बाबर की आत्मकथा है। तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी हुई बाबर की आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त जो आलमगीर नामा है, इसके राइटर कौन रहे? मोहम्मद काजम सिराजी। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। पदशाहनामा के राइटर कौन रहे? चंद्रभान रहे हैं। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह उपाधियों को धारण किया गया? तो तुलुप वंश के कृष्णदेव राय के द्वारा। यह तुलुप वंश का महान शासक था और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री द्वारा मुगल कालीन भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विशेष चर्चा की है? तो ये चर्चा की है बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने। यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आता है। यह एक जौहरी था जिसने भारत के हीरो एवं हीरे की खदानों की विस्तृत चर्चा की है। इसने पूर्व की 6 यात्रा की और जिसमें से 6 बार यह भारत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो मुर्शीद कुली खां को क्यों कहा जाता है? देखिए, शाहजहां के युग में ही दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खां ने कृषि विकास के लिए दहशाला व्यवस्था को अपनाया और इसीलिए इसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। आगे देखते हैं। 2 सूचियां हैं मुगलकालीन प्रशासनिक अधिकारी और उनके कार्य। तो जो मुहतशिब होता है, यहां बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। मुहतशिब महालेखाकार नहीं होता है। महालेखाकार जो होता है आपका वो मुस्तैफी होता है, जबकि जो मुहतशिब होता है ये मुगल काल में मुहतशिब शरीयत कानून के अनुसार प्रजा के कार्यों का निरीक्षण व नैतिक नियमों की देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य मुहतशिबों को ही सौंपा गया था और
मुगल काल में महालेखाकारों को मुस्तफी कहा जाता है, ये हमने ऊपर ही चर्चा कर ली। इसके अतिरिक्त अन्य सभी सही है। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, प्रधान सदर धार्मिक मामलों का प्रबंधक व सलाहकार, मीर ए शमा शाही महल हरम रसोई का प्रबंधक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी जिसमें 10 से 5000 तक मनसब दिया जाता था। सही है। यह एक समेकित व्यवस्था थी जिसमें सैन्य, नागरिक तथा अमीर कुलीन सभी शामिल थे। ये भी सही है। मनसबदार को नगद और जागीर दोनों रूपों में पारिश्रमिक दिया जाता था। सही है। डी ऑप्शन। 1577 में अकबर द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आरंभ में ही द्विवर्गीकरण पर आधारित थी। नहीं, प्रारंभ में एकल रूप में थी। ठीक है, एकल स्वरूप में। 1592 ईस्वी में इस व्यवस्था का द्विवर्गीकरण कर जात एवं सवार पद से युक्त कर दिया गया। जात व्यक्तिगत पद तथा वेतन से जुड़ा था और सवार उसके पास घुड़सवारों की संख्या से था। आगे चलते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल शासक का दरबारी इतिहासकार कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल शासक का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था आपका, सॉरी, ये किस, यहां होना चाहिए अब्दुल हमीद लाहौरी किस मुगल शासक का दरबारी इतिहासकार था? तो ये शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है। शाहजहां का दरबारी कवि कुदसी था, परंतु बाद में अबू कालीन हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन राजकुमार को शाहे बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो शाहजादा दारा को दी गई थी। शाहजहां के सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र दारा शिको, जिसे वह बहादुर के नाम से पुकारता था, को शाहे बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई। दारा सबसे शिक्षित, उदार विचारों से युक्त तथा अकबर के धार्मिक सहिष्णुता पर पूर्णतया विश्वास करने वाला था। लेन पुल के द्वारा दारा को लघु अकबर की संज्ञा दी गई। यहां ध्यान रखिएगा, शहजादा सलीम जो कि जहांगीर का नाम था, और खुसरो, शहजादा खुसरो अकबर के पुत्र थे, जबकि शहजादा दारा और शाहसुजा ये शाहजहां के पुत्र थे। आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर बादशाह ने निम्नलिखित में किस महल का निर्माण कराया था? तो इन्होंने जो है पंचमहल का निर्माण कराया था। अकबर ने सलीम अर्थात जहांगीर के जन्म के बाद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। 1571 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने पिरामिड के आकार में पंचमहल या हवा महल का निर्माण कराया। आगे चलते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण विजय में किन राज्यों को विजित किया था? तो इनके द्वारा जो है 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को विजित किया गया था। इसलिए आपका 1 और 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे और देखते हैं थोड़ा सा, देखिए। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के क्रम में 2 राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को जीता। बहमनी राज्य के विघटन के बाद दक्षिण में 5 नए राज्य बनते हैं, जो थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार एवं बीदर। औरंगजेब जो है ये मराठों के ऊपर सफल नहीं हो पाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। देखिए, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम से सजाइए एवं नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुने। तो सबसे पहले इसमें पद्मनी आएंगी। पद्मनी, रानी पद्मनी मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर जौहर कर लिया था। इसके बाद दुर्गावती आएंगी। यह मध्य प्रदेश के गोंडवाना की रानी थी। अकबर के आक्रमण के समय वहां के शासक वीर नारायण की माता एवं उसकी संरक्षिका थी। 1564 में इन्होंने जौहर करती हैं। इसके बाद जो है ताराबाई आती हैं। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की 17 की माँ थी और ये 1700 से लेकर 1707 तक इसकी संरक्षिका थी। और वहीं सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे आएंगे अहिल्याबाई, जो कि होलकर वंश की शासका थी। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम में सजाइए। देखिए, सबसे पहले इनका देवरा का युद्ध होता है, देवरा का 1531 में। फिर होता है आपका चौसा का युद्ध 1539 में। फिर आपका बेलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। और सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। देखिए, 1555 के सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। तो यहां पर आपका जो है 3, 4, 2, 1 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली? तो निरुन अभियान में। मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने देवल अभियान के बाद निरुन की ओर बढ़ा, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। देवल अभियान मोहम्मद बिन कासिम का प्रथम अभियान तथा मुल्तान जो अभियान है, देवल प्रथम था और मुल्तान अभियान जो है उसका अंतिम अभियान था। तो यहां पर हम लोगों ने पूरे 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को
कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।